जम्मू में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के प्रति प्यार, विश्वास और समर्थन दिखाया है। यह चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। कोई हिंसा नहीं हुई, कोई गोलीबारी की भी खबर सामने नहीं आई और कोई आतंकवादी हमला भी नहीं हुआ। इस दौरान 16 देशों के राजदूत यहां चुनाव देखने आए और उन्होंने देखा कि कैसे यहां कानून व्यवस्था कायम है और लोगों के अंदर लोकतंत्र में पूरे तरीके से उनका विश्वास है। आप सबके साथ भी चुनाव के सिलसिले में बातचीत हो। मित्रों, हम जानते हैं कि चुनाव के 2 फेज पूरे हो चुके हैं और 2 फेज पूरे जो हुए हैं वो इस बात का प्रतिबिंब भी है, रिफ्लेक्शन भी है और ये स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ अपना प्यार, विश्वास और उनकी नीतियों को एक समर्थन दिया है। यह स्पष्ट इन चुनावों से हम सबको देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से, पीसफुल तरीके से हुआ है। इस चुनाव में पिछली चुनाव के भांति कोई वायलेंस नहीं हुई, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, कोई फायरिंग नहीं हुई और कोई टेरर अटैक्स नहीं हुए। आपको जानकर के यह भी खुशी होगी कि 16 देशों के हेड्स ऑफ मिशन, एम्बेसडर्स, वो यहां चुनाव को देखने आए थे और उन्होंने देखा है कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल और लोगों ने प्रजातंत्र में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और इस चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया है। और मैं ये कह सकता हूं कि इट इज ए हिस्टोरिकल ओकेजन। ये एक ऐतिहासिक घड़ी है जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने बुलेट को रिजेक्ट करके बैलेट का रास्ता चुना है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। दे हैव चोजन बैलेट एंड दे हैव गिवन अ बिफिटिंग रिप्लाई टू बुलेट। यह हमको स्पष्ट दिखता है। यह चुनाव पीस, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट का है। 2 चुनाव के क्रम ने, फेजेस ने इस बात को तय कर दिया है कि जम्मू कश्मीर की जनता शांति चाहती है, स्थिरता चाहती है और विकास चाहती है और उस दृष्टि से इस बात को हमको देखने को मिलता है। युवाओं ने वेपन्स को छोड़कर शांतिपूर्ण के रास्ते को अपनाया है और श्रीनगर के, जम्मू कश्मीर के लोगों ने विकास के रास्ते का साथ दिया है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मुझे आपके साथ ये शेयर करते हुए खुशी होती है कि आज जम्मू रीजन, आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं। मैं सारे देश में घूमता हूं। ये जम्मू रीजन एजुकेशन की दृष्टि से पिछले 5 साल में, और यूं कहा जाए कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, उसके बाद जम्मू में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे कौन से लोग हैं जिन्होंने यहां की जनता का शोषण किया, परिवारवाद को पनपनाया और साथ ही साथ भ्रष्टाचार को पनपनाया, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपनाने का काम किया था। ये लोग कोई और नहीं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ पीडीपी है और इस पाप के मुख्य जनक हैं। पिछले
साढ़े सात वर्ष में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। और आज आप डबल इंजन सरकार के कारण वहां के विकास को देखेंगे तो उस विकास के लिए जम्मू कश्मीर भी हकदार है। और इसी का आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन लोग हैं वे जिन्होंने धरती के स्वर्ग को मजहबी उन्माद के पाप का एक गोदाम बना करके, वेयर हाउस बना करके यहां की जनता का शोषण किया, परिवारवाद को पनपाया, भ्रष्टाचार को पनपाया, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने का पाप किया था। वे लोग कौन थे? वह कोई और नहीं था, ये कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ही उस पाप के मुख्य जनक हैं। याद करिए तो बात ये लोग अयोध्या के बारे में कह रहे थे, यही बात इन्होंने जम्मू कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटने के पहले भी कहा था। इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 को अगर हटाएंगे तो खून की नदियां बहेंगी। बहनों और भाइयों, ठीक उल्टा हुआ। 370 और 35A को हटाने के साथ ही कश्मीर में विकास तेजी के साथ आगे बढ़ गया। तेजिस स्टेट से आज एक टूरिज्म डेस्टिनेशन का बेहतरीन स्टेट बन गया है। आज यहां हाईवे बन रहे हैं, आज यहां पर IIT, IIM, एम्स जैसे संस्थान स्थापित हो रहे हैं। आज यहां पे देश का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ब्रिज जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहा है और यहां पे टनल बनकर के दूरी को कम से कम करने के कार्य हो रहे हैं। आज यहां के नौजवानों के हाथों में रोजगार है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने यहां के नौजवानों के हाथों में टैबलेट नहीं दिया, तमंचा पकड़ाया था, तमंचा पकड़वाने का काम कराया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने उन्हें स्किलफुल बना करके टैबलेट के साथ जोड़ करके उनके हाथों को रोजगार। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला कारागार में आज राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के द्वारा जिला कारागार का निरीक्षण किया गया और कारागार में उन्होंने जिला कारागार का निरीक्षण करते हुए कारागार में निरुद्ध महिला बंदियों के बच्चों से बातचीत कर उनका हाल जाना और इस दौरान राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के द्वारा कारागार प्रशासन से बच्चों की अच्छी देखभाल और बेहतर शिक्षा दिलाए जाने के निर्देश भी दिए गए। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है। आज जिला कारागार का निरीक्षण कर बच्चों से बातचीत कर उनका हाल जाना गया और कारागार प्रशासन को भी उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। अभी सबसे पहले मैं आंगनवाड़ी केंद्र गया था, वहाँ गोद भराई और अन्नप्राशन का कार्यक्रम हुआ था। एक विद्यालय में भी गया था। विद्यालय के बाद अभी मैं यहाँ जेल में आया हूँ और जेल में हमने बच्चों के लिए क्रैच बनाया है, छोटे बच्चों के लिए। यहाँ पर 14 बच्चे हैं जो अपनी माँओं के साथ रह रहे हैं, 6 साल से नीचे के। उन बच्चों के लिए हमने पढ़ने की व्यवस्था कराई है। आज किताबें भी हमने जेलर साहब को भेंट की है। और दूसरा, अल्पवयस्क बच्चे हैं 18 साल से लेकर 21 साल तक के, वो करीब 37 बच्चे हैं। उनके लिए टीचर की व्यवस्था है पढ़ने के लिए और बाकी सब दुरुस्त व्यवस्थाएं हैं, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं मिली। और बच्चों के लिए हमने कहा है कि बच्चे खेलें, बच्चे पढ़ें, उसके लिए एक बाल वाटिका भी बनाई है। पिछली बार जब मैं आया था तो फिसलनी वगैरह सब दुरुस्त कराई थी और क्रैच को सजाया संवारा था और हमारे यहाँ जेल प्रशासन ने भी उसमें मदद की है अब, और उसको और बढ़िया कर दिया गया है।
नारकोटिक्स विभाग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, ये अभियान हम पूरे उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं। हमने 4 गाइडलाइन भी दिए हैं। विद्यालयों के सराउंडिंग 100 मीटर तक कोई भी पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखे की दुकान नहीं होगी। ई सिगरेट को बैन किया है, हुक्का बार को हमने बैन किया है। हमने प्रहरी क्लब कक्षा 6 से लेकर ऊपर तक की क्लासों में प्रहरी क्लब बनाने के लिए गाइडलाइन दी है और उसमें भी कल हम बैठक करेंगे, उसमें देखेंगे कि कितना काम हुआ, कितना शेष है। और दूसरा भिक्षावृत्ति, भिक्षा को शिक्षा से हमने जोड़ने का निर्देश दिया है। उसमें जो बच्चे भिक्षा में 2 तरह के बच्चे आ रहे हैं। एक तरह के वो बच्चे हैं जो आदतन उनके परिवार भिक्षावृत्ति में हैं और दूसरे चाइल्ड ट्रैफिकिंग के नाम पर आ रहे हैं। उसके लिए हमने पुलिस को कहा है, पुलिस उसमें जांच पूरे प्रदेश में चल रही है, जहां जहां आ रहे हैं वो पकड़े भी जा रहे हैं। दूसरा जो आदतन है उनके परिवारों को सरकारी योजनाओं से हमने जोड़ने के लिए कहा है, वो जोड़े जा रहे हैं। और दूसरा स्पॉन्सर योजना से जो बच्चे रेस्क्यू होते हैं भिक्षावृत्ति वाले, 4000 रुपया प्रत्येक माह उनके पढ़ने की व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ अटल आवासीय विद्यालय खुले हैं, हमारे यहाँ ATS खुला है, हमारे यहाँ कस्तूरबा खुला है बेटियों के लिए। और उन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर राजगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत हांसूपुर निवासी धर्मराज कुशवाहा पर अपनी भाभी मालती को घर से निकालने का प्रयास और उसके हक के हिस्से की भूमि को भूमाफियों के साथ मिलकर हड़पने का आरोप राजगढ़ थाना हांसूपुर निवासी कृष्णा कुशवाहा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए लगाया। आपको बताते चले, उन्होंने आगे यह भी कहा कि मालती से हम लोग ने मकान और जमीन पर एग्रीमेंट करा लिया है और इसके बाद धर्मराज कुशवाहा हम लोगों पर ही अनर्गल आरोप लगा रहा है और आपराधिक षड्यंत्र कर हम लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि कृष्णा कुशवाहा ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाकर निष्पक्ष जांच कर धर्मराज कुशवाहा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कार्रवाई की मांग की गई। चले कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से मामला सामने आया है, जिसमें कि परिवार वाले एक दूसरे के जमीनी विवाद के चलते एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं और जिसमें कि आपको बताते चले जमीनी विवाद के चलते एक दूसरे पर तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और जिसमें कि आपको बताते हैं कि कृष्णा कुशवाहा की ओर से इसमें भोला कुशवाहा जी का इस मैटर में कोई लेना देना नहीं है। उनको भी इस मामले में घसीटा जा रहा है। धर्मराज कुशवाहा जो है अपनी पुरानी रंजिश, पहले का जो उनके बाप दादाओं का जो कुछ विवाद रहा होगा। भोला कुशवाहा से क्या कोई विवाद था? नहीं, भोला कुशवाहा जी से हम लोगों का भी कोई विवाद नहीं है, उनका भी कोई विवाद नहीं है और वो इस मामले में कहीं है ही नहीं। उनका नाम उत्तर प्रदेश के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत के खिलाफ चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के दौरान कथित तौर पर कुछ लोगों के द्वारा पीटने के बाद टाइगर रॉबी नामक बांग्लादेश के क्रिकेट टीम के प्रशंसक को कानपुर के रिजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बताते चले कि भारत और बांग्लादेश वर्तमान में रेड बॉल क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे और अंतिम टेस्ट के पहले दिन के खेल में व्यस्त हैं और इसी दौरान बांग्लादेश के क्रिकेट प्रशंसक को कथित तौर पर पीटा गया और जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। मीडिया से बातचीत करने के दौरान उसने संकेत दिया है कि झगड़े के दौरान उसे पेट में मुक्का मारा गया। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि वह जब स्टैंड से बाहर आया तब दर्द से करा रहा था और वह अचेत होने लगा और जिसके बाद उसे बैठने के लिए कुर्सी भी दी गई, लेकिन वह गिर गया। स्टेडियम में मौजूदा एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रशंसक को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की गई है और उसके लिए एम्बुलेंस भी बुलाई गई। जिनका नाम टाइगर है, उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी और जैसे ही उनकी तबीयत खराब हुई वहाँ मौके पर उपस्थित पुलिसकर्मी के द्वारा उनको उठाया गया और जो मेडिकल टीम है उनकी सहायता से उपचार हेतु उनको भेज दिया गया। अभी उनकी तबीयत ठीक है। उनके साथ एक लाइजन अफसर लगाया गया है जिससे उनको कोई भी दिक्कत आती हो तो उनको तुरंत सहायता उपलब्ध कराया जा सके। एक तरह से
उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात फैक्ट्री अग्निकांड के बाद मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बताते चले कि 90% फैक्ट्री मानकों के ताक पर रखकर फैक्ट्री को संचालित किया जा रहा था, तो वहीं 90% फैक्ट्रियों के पास फायर की एनओसी भी नहीं है। वहीं आपको बता दें कि गद्दा फैक्ट्री में 6 मजदूरों के जलकर मौत होने की खबर सामने आई थी। कारखाना निदेशक की लापरवाही के चलते फैक्ट्री में फायर के मानक अधूरे थे और फैक्ट्री में हुए अग्निकांड के बाद अग्निशमन विभाग ने मानक विहीन फैक्ट्रियों को नोटिस भी जारी किए हैं। देखिए, कानपुर देहात का जो औद्योगिक क्षेत्र है मूलतः ये 3 भागों में विभक्त। नंबर 1 रायपुर गजनेर रोड, नंबर 2 रनिया एवं उसके आसपास का एरिया, नंबर 3 जैनपुर और जैनपुर से लगा हुआ ग्रोथ सेंटर जैनपुर का, इन एरिया में विभक्त है। कानपुर देहात में जो भी उद्योग लगे हैं वो बीआईसी के थ्रू हैं, जो रनिया में है। बीआईसी के आसपास छोटे छोटे प्लाट हैं। यहाँ लोगों के पास न प्रोविजनल एनओसी है न फाइनल एनओसी है। जब उनको परस्यू करो तो उनकी समझ में नहीं आता है। जबकि जैसे रायपुर रोड है, रायपुर रोड में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन वहां लगभग 50% लोगों के पास एनओसी है। सबसे जो दयनीय स्थिति है वो रनिया क्षेत्र, जैनपुर और रायपुर, ये दोनों एरिया में एनओसी तभी ठीक ठाक दशा में है। यहाँ की जो व्यापारी हैं वो एनओसी के प्रति कतई उदासीन। इसी तरह इंडस्ट्री में जो इनका कारखाना निदेशक होता है वो बिना फायर के एनओसी के रजिस्ट्रेशन ना करे, तो अभी सबके पास एनओसी हो जाए। भाई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन उनका हो गया, इंडस्ट्रीज में रजिस्ट्रेशन हो गया, एनओसी नहीं लेगा, मुकदमा कायम कराना कोई अंतिम व्यक्ति नहीं है। ये समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं, इनके ऊपर अब इसमें हमें कराना पड़ा। पहला मुकदमा मैंने अपनी लाइफ का पहली बार उस दिन कायम कराया। मैंने आपको बताया रनिया क्षेत्र। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 2 दिनों में नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक की गई है। कल हमने नगर निगम और नगर पालिका की समीक्षा की थी। आज हमने राज्य के सभी पंचायतों के कार्यों की समीक्षा की है। निकायों में जो विकास कार्य स्वीकृत हुए थे उनकी भी समीक्षा की गई है। राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद हमने बिना किसी भेदभाव के राशि उपलब्ध कराई ताकि हमारे शहर सुसज्जित, स्वच्छ और सुंदर बने। नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक 2 दिन में आयोजित हुई है। कल नगर निगम और नगर पालिका की समीक्षा की। आज राज्य के सभी नगर पंचायतों के कामों की समीक्षा हमने की। केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना, इनकी प्रगति की समीक्षा की। निकायों में जो विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं उन कामों की प्रगति की समीक्षा हमने की है। राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद बिना किसी भेदभाव के सभी नगरीय निकायों में राशि हमने उपलब्ध कराई है, और ताकि हमारे शहर सुविधापूर्ण बने, स्वच्छ बने, सुंदर बने, इसके लिए हमारी सरकार प्राथमिकता से काम कर रही है और उसी की समीक्षा आज हमने की है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे शहर विकास की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ेंगे। स्वच्छ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में 5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जिसमें कि जहानाबाद में
3 दिन से जो बच्ची थी वो लापता थी और शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि बच्ची मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहती थी और उसी बिल्डिंग के एक ब्लॉक नंबर 1 की पानी की टंकी में बच्ची का शव बरामद हुआ है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तो वहीं मासूम बच्ची का शव मिलने के बाद से ही स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। इलाके में जमकर हंगामा भी हो रहा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जब सभी फ्लैट की तलाशी ली जा रही थी तभी वहां एक बंद फ्लैट को लेकर खुलवाने की मांग की गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया और आज उसी फ्लैट के अंदर रखी पानी की टंकी में बच्ची का शव मिला है। मामले में पुलिस ने आरोपी समेत घटना में साथ देने वाली उसकी मां और बहन को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपको बताते चले कि सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भोपाल के शाहजहानाबाद क्षेत्र में एक बच्ची जिसकी जो आयु है वो 5 वर्ष बताई जा रही है, बालिका के साथ घटित संवेदनशील घटना जो है उसमें शामिल तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ऐसी दूषित मानसिकता वाले लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ मध्य प्रदेश के स्टेट हेड राजेंद्र सिंह जादौन जी जुड़ गए हैं। तो राजेंद्र से सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि पूरा मामला क्या था। ये भी खाली है। हेलो जी राजेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, बताएं। जी, मामला क्या था? देखिए, एक मासूम बच्ची को जो है सबसे पहले जो है वो किडनैप किया गया था। किडनैप कर जो है उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया गया। अंजाम देने के बाद जो है पुलिस के डर से, क्योंकि तत्काल जो है मामला संज्ञान में आते से पुलिस जो है पूरी कॉलोनी में पुलिस ने डेरा डाल दिया था। तो जो है बच्ची का 3 दिन बाद जब पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल की और शव को पानी की टंकी से बरामद किया, उसके बाद जो है आरोपी का भी पता लगाया और आरोपी को, हालांकि आरोपी और आरोपी की मां और बहन को भी पुलिस ने जो है साक्ष्य छुपाने और के आरोप में जो है गिरफ्तार कर लिया है तथा आरोपी को जो है 501 एवं बलात्कार की धारा में गिरफ्तार कर लिया है। मामले की माने तो नगर निगम का जो है फॉग टीम जो है मच्छर भगाने की दवाई का छिड़काव कर रही थी। उस बीच बच्ची सीसीटीवी फुटेज में जो है जाते हुए दिख रही थी। उसके बाद जो है बच्ची एकदम से सीसीटीवी फुटेज से गायब हुई और लापता हो गई, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने पूरी तफ्तीश के साथ पूरी जांच और पड़ताल मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार जो है पूरी गुणवत्ता के साथ की और जिसमें कहीं कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया। और उसके बिहाफ पर जब आरोपी को गिरफ्तार किया गया और आरोपी से जब पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया और उसने विस्तार से पूरी जो है स्टोरी बताई कि उसने कैसे बच्ची को जो है किडनैप किया, किडनैप करके बलात्कार किया, बलात्कार करने के बाद पुलिस के डर के कारण जो उसने पानी की टंकी में हाथ पैर बांधकर उसको पटक दिया था और वो इस फिराक में था कि बच्ची को कहीं ले जाके फेंक दे और साक्ष्य जो है वो नष्ट नाबूद कर दे। लेकिन पुलिस की तत्परता के कारण जो है आरोपी को भी पकड़ा गया तथा साक्ष्य छुपाने के लिए उसकी मां और उसकी बहन पर भी साक्ष्य अधिनियम के तहत जो है मुकदमा दायर किया गया है। हालांकि आरोपी जो है उसके ऊपर पहले भी इंदौर के आसपास छेड़छाड़ और बलात्कार की घटनाओं का भी एक खुलासा पुलिस ने किया है कि वो पहले भी 6 महीने पहले इस तरीके की एक घटना को अंजाम दे चुका है। ठीक है राजेंद्र जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।